अच्छा, सो आई एंडेड द लास्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ योर स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क में मैं बात कर रहा था कि हमने अब जो स्ट्रेटेजी रिस्क को मैनेज करने के लिए बनाई है, उसमें वो हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी। क्या वो अगर स्ट्रेटेजी गलत हो, कहीं वो स्ट्रेटेजी गलत ना हो जाए, ये रिस्क है आपके लिए। उसमें हम एग्जांपल क्या ले रहे थे कि एक बंदे ने अवॉइड किया, अ मैनेजर टुक अ डिसीजन दैट आई शुड अवॉइड द रिस्क, और उसने क्या किया, वो नहीं फेस किया रिस्क। दूसरे ने कहा आई एम रेडी टू कीप द रिस्क, इट मीन आई एम रेडी टू फेस द रिस्क। जब मैं रिस्क लूँगा मुझे रिटर्न इंक्रीज होगा। जब उसने रिटर्न लिया तो उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न 18% इंक्रीज हुआ, क्योंकि वी अवॉइडेड द रिस्क, को हमें 18% कम या प्रॉफिट क्रिएट हुआ या रिटर्न क्रिएट हुआ। तो हमने क्या किया, अपनी कंपनी को 18% अपने कंपेटिटर के मुकाबले क्या किया, उसके रिटर्न में डिक्रीज लेके आए 18% का। लेकिन स्ट्रेटेजी अगर हम भी कीप की ले जाते हैं, हम भी कुछ उस सिचुएशन पे उस चीज़ को अवॉइड ना करते, फेस करते, तो हमारा भी 18% रिटर्न हो सके। हम जितना डिज़ास्टर्स जहन में माइंड बनाया था कि जी ये चीज़ें तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर है एक और इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है रेपुटेशनल रिस्क। अब रेपुटेशनल रिस्क का कॉन्सेप्ट नाम से है, द कंपनीज रेपुटेशन इन द मार्केट, यू हैव टू कंसीडर ऑल द एक्टिव। अब ये कुछ फाइनेंशियल टॉपिक एक लिहाज से बना लें तो बना लें, लेकिन रेपुटेशनल रिस्क इज सम हाउ द ऑपरेशनल एक्टिविटी। हमने एग्जांपल में अक्सर क्लास में आप लोगों को एग्जांपल दिया लेस चिप्स की, कि उनका क्या है कि उनके बारे में 2010 में र्यूमर फैल गई दैट द चिप इज़ंट हलाल। तो क्या हुआ कि उनकी रेपुटेशन का मसला आ गया, नो वन वॉज रेडी टू परचेज दैट चिप्स। तो क्या हुआ कि रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हमारी जो गुडविल है दैट कैन डैमेज। So what you have to do, you just have to perform the activity that should be fruitful for all the stuff, that should be according to the requirement. Fine. तो आपने अपने रेपुटेशनल रिस्क में भी हर चीज़ को देखना है कि हमारी रेपुटेशन कहीं पे कहीं डैमेज ना हो जाए, हमारी रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए। ठीक हो गया। अब इसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, जिसमें हमारी दो मेजर चीज़ें हैं। फाइनेंशियल रिस्क में पहला रिस्क हमारा मार्केट रिस्क आ रहा है। अब ये भी फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट में फाइनेंस की कमी ना हो जाए, और क्रेडिट रिस्क आ रहा है। चीज़ें वही हैं, लेकिन हमने उनके वर्डिंग चेंज की हुई है और डिफरेंट सिनेरियो में उनकी डिस्कशन की हुई है। अब इसमें मार्केट रिस्क के ऊपर अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ बातें डिस्कस की हुई हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा था फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बात की हुई है कि फॉरेन एक्सचेंज अगर मार्केट के अंदर चेंज होते हैं, ये आपके लिए फाइनेंशियल डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है। आपकी इक्विटी प्राइस, यानी आप जिस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो प्राइस उसकी इंक्रीज़ होती जा रही है, उन प्राइस की, उन शेयर की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। आपने इन्वेस्टमेंट की है क्या कहते हैं, एक ए स्टॉक के ऊपर $30 में यूज परचेज अ शेयर, बी की प्राइस, बी आपने परचेज नहीं किया था और उस पर उसकी प्राइस 30 थी। 10 दिनों बाद आप देखते हैं कि शेयर प्राइस ऑफ ए इज स्टिल 30। जब बी के ऊपर गए तो बी की प्राइस 60 है, यानी आपने $30 जो आप बेनिफिट क्रिएट कर सकते थे, यू डिडंट क्रिएट दैट बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ योर डिसीजन। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती है। ठीक है। उसके बाद कमोडिटी रिस्क, आपने मार्केट में जो चीज़, आज पेट्रोल आपने ख़रीद लिया 100 रुपये का, आपने उस 100 रुपये के पेट्रोल को लेके घर आ गए, आपने कहा जी मैंने एक चीज़ परचेज़ कर ली, कल को पता चला कि पेट्रोल 72 रुपीज़ का हो गया। तो क्या हुआ, यू हैव वेस्टेड 28 रुपीज़। तो कमोडिटी प्राइस रिस्क भी एक फैक्टर है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जब हम इन तमाम चीज़ों को बात करते हैं तो क्या कहते हैं, ये हम इन एज अ फाइनेंस के तौर पे लेके चलेंगे कि पैसों के ऊपर इनका इफ़ेक्ट क्या आ सकता है। जब हम बात करते हैं क्रेडिट रिस्क के ऊपर, ठीक हो गया। अब क्रेडिट रिस्क के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट रिस्क है कि हमने पैसे दिए, आगे बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया। बैंकरप्सी, you are declared bankrupt on the basis of the activity that you took certain credit from a company and from a bank and now you are not in a situation to repay that amount. ठीक है। डाउनग्रेड रिस्क, अब डाउनग्रेड रिस्क ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग का सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग और रेटिंग में फ़र्क है। रेटिंग न्यूमेरिकल फॉर्म में, ग्रेडिंग है ABC।
डाउनग्रेड रिस्क ये होता है कि यू वर कंसीडर्ड एज एन A+ कंपनी, लेकिन हमने इसमें एग्जांपल आपको आसानी से एक एग्जांपल देते हैं, हमने वो AAA रेटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो डाउनग्रेड रिस्क है कि यूर ग्रेडिंग was AAA, but on the basis of your reputation, on the basis of certain factors, on the basis of certain activities in the market, आपकी रेटिंग अब सिर्फ और आपकी रेटिंग B चली गई है। तो क्या क्या वो फैक्टर्स, क्या क्या वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी रेटिंग पे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम फैक्टर्स आपने क्रेडिट रिस्क के ऊपर देखने हैं, क्योंकि हमने जब कहा था AAA रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट दी थी, उन्होंने कहा था हाँ हाँ ये बंदा या ये जो सिक्योरिटी है ये आपके लिए, इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वही जो सेम सिक्योरिटी आपके पास थी वो AAA रेटिंग होने के बावजूद उसकी वैल्यू ज़ीरो थी। हमने फाइनेंशियल क्राइसिस जब डिस्कस किया था, तो आपकी ग्रेडिंग रिस्क वो AAA रेटिंग चीज़ कहीं गलत साबित ना हो जाए, तो ये ग्रेडिंग, इसे डाउन ग्रेड रिस्क कहते हैं। डिटोरिएशन का प्रोसेस इसमें होता है कि उसकी वर्थ डिक्रीज हो जाए। सेटलमेंट रिस्क भी होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट्स। जब आप क्रेडिट की पेमेंट्स कर रहे हैं, आपने कहना है कि किसी से मैंने पैसे लेने थे 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ तो उस बंदे ने आपको एज अ प्रॉमिस वापस कर ली है, लेकिन बात यह है कि डेट 100 रुपीज़ हैड द वैल्यू टू परचेज वन कमोडिटी। आज जब आप उससे वही 100 रुपीज़ वापस ले रहे हैं, नाउ यू हैव टू ऐड फॉर एग्जांपल अनदर 100 टू परचेज द सेम कमोडिटी। तो सेटलमेंट का एक्टिविटी क्या है कि हम पैसे तो इससे वही ले रहे हैं 100 रुपीज़, लेकिन क्योंकि अब उस 100 रुपये की वो वर्थ नहीं रही ड्यू टू द फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन कि वो सेम चीज़ परचेज़ कर सके। तो ये तमाम चीज़ें आपने सेटलमेंट रिस्क के ऊपर लेके जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक हो गया, ये फैक्टर देखना है। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, ये एक और डिस्कशन जो कि हमारी लास्ट डिस्कशन है, अच्छा उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी रिस्क का। अभी आपसे याद होगा कि मैं अभी लिक्विडिटी रिस्क को लेके चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट रेशो, एक्टिविटी रेशो। अब इन्होंने लिक्विडिटी रिस्क को भी फाइनेंशियल प्रोसेस के अंदर दो रिस्क में डिवाइड किया है, फंडिंग लिक्विडिटी और ट्रेडिंग लिक्विडिटी। अब इन दोनों को ज़रा समझना है आपने कि इन दोनों में क्या मतलब फ़र्क क्या है। फंडिंग लिक्विडिटी क्या है कि आई वांट टू कन्वर्ट माय एसेट्स इनटू कैश, लेकिन उस प्रोसेस के लिए किसी को आप कह के आते हैं कि भाई मैंने ये पैसों इसमें पैसे कैश में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस के ऊपर भी आपको कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। अब हमें एग्जांपल इसकी जो है कि जी हमने टैक्स भरना पड़ेगा, जो हमने एक कैपिटल गेन टैक्स की बात की थी। यानी आप लिक्विडिटी में तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ फंडिंग आपको चाहिए, कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे अगर आप लिक्विडिटी में कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा जी हमने घर बेचना है एंड आई वांट टू कन्वर्ट आई वांट टू पे इन द फॉर्म ऑफ कैश। मैंने घर को कन्वर्ट करना है कैश की फॉर्म में, लेकिन यू कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कैश अनलेस यू विल नॉट पे द कैपिटल गेन टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी। क्या है, आपकी लिक्विडिटी के लिए कुछ फंडिंग आपको चाहिए, कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा ताकि आप वो लिक्विडिटी क्रिएट कर सकें। ट्रेडिंग लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आई वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश, बट इन दैट प्रोसेस आई एम नॉट विलिंग टू पे एनी एडिशनल अमाउंट। आपने उसी लिक्विडिटी को ट्रेड किया, आपने कहा मैंने पैसे में कन्वर्ट करना है, लेकिन कोई और बंदा मेरे बिहाफ पे जाके कर ले, मुझे कोई पैसे, ये हमने क्या, अब यहाँ पे वो एग्जांपल क्या आती है, वो जो हमने बात की थी कि बैंक था पहले, बैंक ने पैसे लिए और आगे क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट बैंक आ गया। अगर आप रिकॉल करें हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस वाले प्रोसेस वो लेक्चर को, कि ये पर्सन था, इन्वेस्टर था, सॉरी इन्वेस्टर ने क्या किया, बैंक सॉरी ये होता बोरोवर, इन्होंने पैसे लिए बैंक से और इन्हें एक पीस ऑफ पेपर दिया और वो पीस ऑफ पेपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक को दे दिया। अब इसी को कहते हैं ट्रेडिंग लिक्विडिटी। आपको ये पता है कि दिस पीस ऑफ पेपर इज इक्वल टू $100,
लेकिन आप कहते हैं कि यार मैं इसे 100 में नहीं कन्वर्ट करता, ये मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट बैंक ये इसे 100 रुपीज़ में कन्वर्ट करें, मैं दरमियान से हट जाऊँ। इससे आप कहते हैं कि इसकी वर्थ $100 है, आप मुझे ऐसा करो $90 दे दो और बाद में आप इसे लिक्विड कर लेना, आप इसे कैश में कन्वर्ट करें। अब ये क्या आपने ट्रेडिंग की है लिक्विडिटी, तो इस प्रोसेस ट्रेडिंग लिक्विडिटी ये आपका लिक्विडिटी रिस्क में आ जाएगा कि बाद में वो $100 के अगर मैं फॉर एग्जांपल $90 इस बैंक को दे रहा हूँ और $100 बाद में ना हूँ, लेकिन उस $90 से आज मैं एक कमोडिटी ले सकता था, बाद में जब मैं उस पैसों से $100 क्रिएट करूँगा, स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू परचेज द $100। यहाँ पे भी हम फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं। अब ये वाला टॉपिक या ये वाली बात जिस बच्चे को दोबारा समझ ना आए, इट इज़ रिक्वेस्टेड कि वो वीडियो दोबारा पीछे करके ये मेरी सारी बात दोबारा समझें। ठीक हो गया? अच्छा, बस ये आपका एंड है। यहाँ पे एंड में आपके पास ऑपरेशनल रिस्क का एक कॉन्सेप्ट है, वो हमने वैसे ही डिस्कशन उसके बारे में कर लिया है, तो उससे हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। लेकिन इसके ऊपर कुछ कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर है, वो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे, या तो देखेंगे या फिर हम उसे वो चैप्टर ही स्किप कर देंगे, क्योंकि आई रियली वांट टू स्टार्ट द बेसल एकॉर्ड एक्टिविटीज़। मैं बेसल एकॉर्ड सिस्टम के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, वो हमारा एक थ्योरेटिकल टॉपिक एक वो हो जाएगा। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल की तरफ जाना है। सर्टन स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर आपने एक न्यूमेरिकल्स ही देने हैं या न्यूमेरिकल डिस्कशन करवानी है, तो आप पहले वो करवा लें ताकि हम उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें। तो वो भी जहन में है मेरे, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।